हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 से लेकर आपका चैप्टर नंबर 5 तक सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। यानी दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे आपके जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही आपके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उनके आंसर के साथ जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। यानी कि आपके यहां पर 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन जो है मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल आंसर के साथ मिलने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए देखते हैं यहां पर सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और इनका आंसर भी साथ साथ देखते जाएंगे, है ना। तो देखिए यहां पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परागकण के कारण होने वाली बीमारी है, ठीक है। तो यहां पर परागकण के कारण जो है होने वाली बीमारी कौन सी है? पहला आपका है बुखार, नेक्स्ट है आपका दमा और तीसरा आपका यहां पर श्वसन शोथ और इसके बाद आपका यहां पर चौथा विकल्प है ये सभी। यानी कि ये सभी जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है सेकंड और थर्ड। तो यहां पर आपका परागकण के कारण होने वाली जो बीमारी होती है वह कौन सी है? तो ये सभी है, ठीक है। यानी कि आपका पहला भी सही है और यहां पर दमा भी है, श्वसन शोथ भी है। यानी कि आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा ये सभी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसका उपयोग होता है तो कृषि में होता है या चिकित्सा में होता है या फर्स्ट व सेकंड यानी कि चिकित्सा और कृषि दोनों में होता है और चौथा है आपका यहां पर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसका उपयोग होता है चिकित्सा में भी और कृषि में भी, यानी इसका आपका हो जाएगा फर्स्ट व सेकंड दोनों में, ठीक है। तो यहां पर तीसरा जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। तो यहां पर मां के लिंग गुणसूत्र से या पिता के लिंग गुणसूत्र से या अंडाणु माप से या शुक्राणु माप से। तो देखिए जो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है वह होता है पिता के लिंग गुणसूत्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसमें बिल्कुल राइट होगा। तो इसलिए दूसरा विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों आपका चौथा प्रश्न कह रहा है कि घास परिवार में, ठीक है, घास परिवार के पौधों में बीज पत्र को कहते हैं। तो घास जो है मतलब यहां पर घास परिवार के जो पौधे होते हैं उनमें जो बीज पत्र है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? परांकुर कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं या स्कूटेलम बोलते हैं या मूलांत सिरा बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए घास परिवार के पौधों में बीज पत्र को कहते हैं स्कूटेलम, ठीक है। यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा, स्कूटेलम बोलते हैं घास परिवार में जो पौधे होते हैं उसके बीज पत्र को, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए पांचवा क्वेश्चन आपका यहां पर है। तो पांचवा क्वेश्चन करा कि निषेचन के पश्चात, ठीक है, निषेचन के पश्चात यानी कि निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है बीज में, फल में, भ्रूण कोश में या भ्रूण पोष में, ठीक है। तो यहां पर देखिए निषेचन के जो पश्चात बीजांड होता है वह किस में परिवर्तित होता है? तो ये बीज में होता है, ठीक है। यानी इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा फर्स्ट नंबर बीज में, ठीक है। तो निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है किसमें? बीज में परिवर्तित होता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए छठवां क्वेश्चन है आपका नंबर 6 कह रहा है कि सरटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों जो सरटोली कोशिकाएं होती हैं वो कहां पर पाई जाती हैं? तो वृषण में, अंडाशय में, स्तन में या यकृत में, है ना। तो यहां पर देखिए जो सरटोली कोशिकाएं होती है वह वृषण में पाई जाती हैं, यानी इसका आपका फर्स्ट जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा करेक्ट, यानी कि वृषण में, है ना। तो सरटोली कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? तो ये आपके यहां पर कहे ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वृषण में पाई जाती है ना। तो इसमें देखते हैं आपका नेक्स्ट अगला है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मनुष्य में अपरा होता है, कैसा होता है, यानी किस प्रकार का अंग है? तो यहां पर क्या है आपका विसरित है, नेक्स्ट आपका है बीजपत्री है, अगला है आपका जोनरी और यहां पर चौथा है आपका डिंबाब। यानी कि जो मनुष्य में जो अपरा होता है वह कैसा होता है? तो ये डिंबाब होता है, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर जो 4 होगा यह बिल्कुल राइट होगा। चौथा विकल्प आपका राइट हो जाएगा डिंबाब, है ना। तो मनुष्य में अपरा डिंबाब होता है। तो ये 7 क्वेश्चन आपके यहां से कंप्लीट होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसके बाद हम देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8वां क्वेश्चन है आपका यहां पर कि जन्म नियंत्रण की एक विधि है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर जन्म नियंत्रण की एक विधि कौन सी है? तो पहला आपका है IUD, इसके बाद है आपका GIFT, नेक्स्ट है आपका ZIFT और चौथा है आपका ICST। तो देखिए जो जन्म नियंत्रण की एक विधि है आपकी होती है IUD, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? इंट्राडे यूरेटिन डिवाइस, ठीक है। तो ये आपका होता है IUD, है ना। इसका आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जन्म नियंत्रण की एक विधि है IUD, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट
तो आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा कि गोनोरिया रोग का कारक है। ठीक है, तो देखिए जो गोनोरिया रोग है इसका कारक मतलब यह किस कारण से उत्पन्न होते हैं, तो जैसे कि पहला आपका है विषाणु, इसके बाद है जीवाणु, नेक्स्ट है आपका कवक और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो गोनोरिया रोग होता है इसका कारक क्या है, तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा जीवाणु, यानी कि यह होता है इसका जो कारक है जीवाणु के द्वारा फैलता है, यानी कि आपका हो जाएगा जीवाणु इसका कारक है ना। तो ये आपका बिल्कुल राइट होगा। तो गोनोरिया रोग का कारक क्या है, जीवाणु है ना। तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि यौन संक्रमित रोगों के कारक होते हैं। तो यानी कि जो यौन संक्रमित जो रोग होते हैं वह मतलब यहाँ पर जैसे कि उपदंश हो गया और भी कई सारे रोग होते हैं, आप जानते होंगे शायद से। तो यहाँ पर देखिए जो इनके मतलब जो कारक होते हैं कि किसके द्वारा फैलते हैं, तो यहाँ पर आपका पहला है विषाणु, इसके बाद है आपका जीवाणु, नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोवा एंड आपका चौथा विकल्प है यहाँ पर उपर्युक्त सभी, है ना। तो देखिए जो आपका यौन संक्रमित रोग होते हैं इसका जो कारक क्या है ये उपर्युक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि जो विषाणु होते हैं इनके द्वारा भी होता है, जीवाणु के द्वारा भी होता है, प्रोटोजोवा से भी होता है, तो यानी कि उपर्युक्त सभी हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प जो है बिल्कुल राइट होगा ना। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इसका देखते हैं नेक्स्ट आपका, तो देखिए आपका 11 नंबर यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को कहते हैं, है ना दोस्तों। तो देखिए जो आपका यहाँ पर हो जाएगा विपरीत लक्षण के जो संकेतक जोड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, लक्षण प्रारूप बोला जाता है, या जीन प्रारूप या एलील, है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो विपरीत लक्षण के संकेतक जोड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं एलील, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 होगा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो एलील इसमें बोला जाएगा। इसके बाद आपका आता है 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि हीमोफीलिया रोग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो हीमोफीलिया रोग होता है वह कैसा रोग है, एक्स संलग्न जीन है, ठीक है, या आपका वाई संलग्न जीन है, या आपका एक्स वाई संलग्न जीन है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो देखिए जो आपका हीमोफीलिया रोग है यह कैसा होता है, तो ये एक प्रकार का एक्स संलग्न जीन है। ठीक है, यानी कि आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा एक्स संलग्न जीन, ये बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हीमोफीलिया रोग कैसा है, तो ये एक्स संलग्न जीन है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए आपका कह रहा है कि पूर्ण संलग्नता पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर पूर्ण संलग्नता किसमें पाई जाती है, नर ड्रोसोफिला में, या मादा ड्रोसोफिला में, या आपका चिड़ियों में, या मक्का में, है ना। तो इसमें जो आपका मतलब पूर्ण संलग्नता पाई जाती है वह किसमें, तो ये होता है नर ड्रोसोफिला में, यानी इसका जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा यह बिल्कुल राइट होगा, नर ड्रोसोफिला में। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कह रहा कि आरएनए किसके संश्लेषण को नियंत्रित करता है, यानी कि आरएनए जो आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है यह किसके जो है संश्लेषण को नियंत्रित करता है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो देखिए इसमें आपका यहाँ पर पहला विकल्प है हार्मोन्स के, इसके बाद है गुणसूत्र के, नेक्स्ट है आपका अमीनो अम्ल, और अगला है आपका यहाँ पर एंजाइम। तो देखिए जो आपका दोस्तों आरएनए होता है यह जो है किसके जो है संश्लेषण को नियंत्रित करता है, तो ये आपका एंजाइम के, यानी इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यहां पर एंजाइम जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं आपका नेक्स्ट यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कह रहा है कि मानव जीनोम में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीन, ठीक है, तो मानव जीनोम में सबसे बड़ा जो है कौन सा जीन है जो पाया जाता है, तो यहां पर पहला म्यूसिन जीन, इसके बाद है डिस्ट्रोफिन जीन, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रिएटिन जीन, और अगला है पेप्सिनोजेन जीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, यानी कि डिस्ट्रोफिन जीन। ठीक है, तो मानव जीनोम में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीन कौन सा है, तो ये होगा आपका डिस्ट्रोफिन जीन, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सेकंड होगा बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उनके आंसर के साथ, तो आप लोग क्वेश्चन को भी देखते जाइए। तो यहाँ पर बिल्कुल देखिए अंत तक देखना, सभी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से हम लोग करने वाले हैं ना। बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सभी को हम लोग इसी प्रकार से एक एक वीडियो में अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका आ गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आसान सा भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहां पर कह रहा है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। तो सेब को दोस्तों आभासी फल क्यों कहते हैं, और कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग इस जो है फल की रचना करता है ना। तो देखिए इसमें आपका यहां पर है कि इस प्रक्रिया में, तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। और देखिए मैं आपको आंसर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कहीं खोजना ना पड़े और आपको प्रॉब्लम आ जाती है खोजने में। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। तो देखिए क्या होता है, आप लोग समझते हैं कि रटना नहीं, मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो इस प्रक्रिया में जो आपका प्रक्रिया होता है फल बनने का, तो क्या होता है निषेचन के पश्चात अंडाशय के परिपक्व होने से फल बनता है ना। ये आपका एक प्रकार से
प्रक्रिया होती है, वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं, यानी कि जो आपका मेन पार्ट होता है जिससे फल बनना है वह जो है एक प्रकार से निषेचन के पश्चात क्या होता है, फल के रूप में कन्वर्ट होता है। लेकिन जो आपका शेष पार्ट होता है वह क्या होता है, झड़ जाता है, यानी कि जमीन में गिर जाते हैं। इसी प्रकार से ऐसा फल सत्य फल कहलाता है और सेब में पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग बनाता है, अतः सेब को आभासी फल कहा जाता है। बस इतना सा आपको लिखना है और ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन, यानी कि आपका जो शॉर्ट में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं क्या 2 नंबर के लिए ऐसा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, लॉन्ग में नहीं आता है ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। और इससे दोस्तों आपका देखिए जो ऑब्जेक्टिव होता है विकल्पीय प्रश्न वह भी बन जाता है कि आभासी फल किसे कहते हैं। इसमें आपका जैसे सेब एक ऑप्शन में आ जाता है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड तो देखिए दोस्तों यहां पर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। देखिए दोस्तों टिप्पणी से संबंधित क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपको बताना है कि जो बहुभ्रूणता होती है इस पर आपको एक टिप्पणी देना है। तो बहुभ्रूणता आखिरकार है क्या, पहले हम लोग इसको समझते हैं, यही आपका टिप्पणी में आ जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि एक बीज में एक से अधिक अनेक, यानी कि एक से अधिक का मतलब अनेक, जैसे हम लोग बोल देते हैं ना कि हमारे पास एक से अधिक पेन है या कुछ भी चीजें, तो मतलब एक से अधिक मतलब बोल सकते हैं अनेक, है ना। तो एक बीज में अनेक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। आप ये समझ लीजिए सिंपल सा ट्रिक से कि जैसे एक बीज से बहुत सारे भ्रूण निकलते हैं, ठीक है, मतलब कि यहां पर एक बीज से कई सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, वह आपका होता है बहुभ्रूणता। ये आपका एक वर्ड में है। इसके अलावा यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश की उपस्थिति के कारण अथवा भ्रूण की अणु कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका से संलयन के परिणाम स्वरूप होता है। यानी कि देखिए जो आपका एक बीज से काफी सारे भ्रूण विकसित होते हैं, पहली बात तो ये होता है। अब काफी सारे जब भ्रूण विकसित हो जाते हैं तो ये आपका बहुभ्रूणता बनती है। लेकिन दोस्तों ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो बहुभ्रूणता है ये होती क्यों है, तो इसका रीजन ये होता है कि जो बीजांड होता है बीज का, ठीक है, बीज का एक पार्ट क्या बीजांड, तो कह रहा है कि यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि जो बीजांड होता है बीज का उसमें एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं, तभी जो है उससे कई सारे भ्रूण विकसित हो पाते हैं, और यही एक प्रकार से इसका रीजन है ना। तो ये आपका हो जाएगा इसमें बहुभ्रूणता, है ना। तो इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो बस आपको इतना ही लिखना, और यह भी दोस्तों क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आएगा। तो अर्थात आप समझ गए होंगे कि यहां पर बहुभ्रूणता क्या है, क्योंकि देखिए कह रहा कि इस पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, और संक्षिप्त का मतलब आप समझते हैं कि छोटा सा देना, है ना। तो ये आपका हो जाएगा बहुभ्रूणता, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर इसका देखिए एक उदाहरण भी है। तो देखिए बहुभ्रूणता का उदाहरण है आपका पाइनस हो गया और संतरा हो गया, ठीक है। तो ये इसके फल होते हैं, यानी कि इन फलों में जो है बहुभ्रूणता पाई जाती है इनके बीजों में, है ना। तो ये आपका इसका एग्जांपल है। कभी कभी देखिए उदाहरण भी देने के लिए आ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है आपका एग्जाम्पल भी ले रखा है ना। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। देखिए तो ये आपका देखिए यहाँ पर क्या था, बहुभ्रूणता थी, और इसमें आपका यहाँ पर भ्रूणपोष। देखिए दोनों में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको बताना है कि भ्रूणपोष क्या है और इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। और दोस्तों आप लोग चैनल कर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बाकी आपको इसी प्रकार से सारे अभी मैं आपको यहां पर देखिए शॉर्ट के और जो कुछ क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय या लघुत्तरीय के भी हैं, तो उसको मैं बता रहा हूं। बाकी आपका इसी प्रकार से वीडियो आएगा और आपके एक भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे, सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे। देखिए भ्रूणपोष क्या है समझिएगा, और इसके कह रहा है कि विभिन्न प्रकारों को भी बताइए। तो इसमें देखिए भ्रूणपोष क्या होता है। भ्रूणपोष एक अगुणित पोषक ऊतक है। सबसे पहली बात क्या है दोस्तों, कभी कभी आ जाता है कि आपका ऑब्जेक्टिव, देखिए इन्हीं से ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको समझने वाली बात है। तो भ्रूणपोष क्या है, एक अगुणित पोषक ऊतक है जिसका निर्माण संलयन के फलस्वरूप पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात होता है। किसका, तो मतलब यहां पर देखिए जो भ्रूणपोष है, पहली बात तो क्या है, अगुणित पोषक ऊतक है, ठीक है। और इसका निर्माण कहां होता है, तो इसका निर्माण संलयन के फलस्वरूप पुष्पीय पादपों में, किसमें, पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात होता है, यानी कि निषेचन के बाद पुष्पीय पादपों में होता है भ्रूणपोष का निर्माण, है ना। तो ये आपका हो गया। इसके बाद भ्रूणपोष जो है भ्रूण के विकास व बीज अंकुर के समय उपयोग में आता है ना दोस्तों। तो देखिए इसका निर्माण जो होता है निषेचन के पश्चात जो है पुष्पीय पादपों में होता है, और भ्रूणपोष जो है भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। तो ये आपका हो गया। और इसके प्रकारों की बात करी जाए, यानी कि
देखिए इसके जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं, तो यह 3 प्रकार यहाँ पर हमने बताए हैं और आपको 3 याद कर लेना है। पहला आपका है केंद्रीय भ्रूणपोष, दूसरा है आपका कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा है आपका माध्यमिक भ्रूणपोष, है ना। तो ये 3 आपको तैयार कर लेना है दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है, कभी कभी जो है इनका भी आपका एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, मैं आपको बता देता हूं। तो आपको इनमें थोड़ा थोड़ा तैयार कर लेना है कि जो केंद्रीय भ्रूणपोष होता है वह क्या होता है और यहां पर कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है, इसके अलावा आपका माध्यमिक भ्रूणपोष क्या होता है, इनके थोड़ा सा आप लोग जो है एक्सप्लेन भी कर लीजिएगा, है ना। तो ये आपकी चीजें होती हैं, बाकी आपको इनको तैयार कर लेना। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हुए। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। यहां पर आपके चौथा क्वेश्चन भी आपका आंसर के साथ होगा, तो आप लोग इसको भी देखिएगा। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है आपका चौथा, कह रहा कि नर मानव में, ठीक है, यानी कि आपका जैसे नर मानव आप सभी जानते हैं जैसे कि जो है नर जनन या मादा जनन तंत्र होते हैं, तो इसी प्रकार से जैसे इनकी मतलब कई बार जो है संरचना बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो मतलब एक वीडियो में आपको इस पर भी बनाऊंगा, जैसे कि आपका जो बायोलॉजी से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चित्र हैं, ठीक है, तो उस पर मैं आपको बताऊंगा जल्द ही कि आपको कौन कौन से चित्र तैयार करने हैं। तो यहां पर आपको नर और मादा में आपका देख कह रहा है कि नर मानव में वृषण जो होता है उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। बाहर मतलब कि यहां पर एक प्रकार से जो है कह सकते हैं कि बॉडी थोड़ा सा हट कर, है ना। तो यानी कि आपको इसमें यह बताना है कि ऐसा क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे का। तो ये आपका मतलब काफी सिंपल सा यार, बाकी इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं। तो देखिए क्या होता है, तो नर मानव में वृषण शरीर के बाहर वृषण कोष में उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया इसका। और इसके बाद देखिए वृषण कोष का तापमान जो होता है शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि आपका जो मतलब यहां पर जो वृषण होता है इनका जो एक प्रकार से जैसे बाहर उपस्थित होने का यही रीजन है कि ये आपका मतलब इतना तापमान अगर रहेगा तो इतने तापमान पर क्या होता है, ये शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या होता है, जो वृषण जो है वह शरीर से थोड़ा सा बाहर होते हैं और जहां पर उपस्थित होते हैं मतलब वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है बॉडी से, यानी कि हमारे शरीर से वहां का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम होता है और जिस पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी कि ये संभव हो पाता है। और इसके बाद देखिए शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं होता, ये मैंने बताया कि एक रीजन होता है। अतः जन्म के समय वृषण अपने मूल स्थान से हटकर वृषण कोष में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक रीजन है, बाकी सिंपल से आप समझ सकते हैं, ये चीजें जो है याद करने वाली नहीं होती हैं, इनको बस समझना पड़ता है, ठीक है। तो बायोलॉजी अब देखिए आप इनमें जो है क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो यार आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा कि समझना है, रटना नहीं है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखिए आपका यहां पर आता है कि अपरा क्या है, ठीक है। अपरा की आपको अब देना है परिभाषा दोस्तों। तो अपरा क्या होता है और इसके आपको बताना है यहां पर कार्य। तो मैंने आपको बताया था कि यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड एग्जाम में दोस्तों यह आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब हम चलिए इसमें देखते हैं कि अपरा होता क्या है और इसके हम लोग कार्य भी जानेंगे, है ना। तो देखिए अपरा क्या है, तो हमने लिखा कि अपरा वह संरचना है जिसके फलस्वरूप यानी कि जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण या गर्भ अपना पोषक जो है पोषण मात्रक गर्भाशयी रुधिर से प्राप्त करता है और भ्रूण या गर्भ अपना भ्रूण वाह काल की प्रकृति या उद्गम के आधार पर जो है अपरा पीत कोष से जैसे मेटाथीरिया तथा जरायुज प्रकार के होते हैं। मतलब देखिए आपको मैं बता दें तो सिंपल ये आपकी लैंग्वेज है, इसको आप ना समझिए, ये ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, बस यहां पर आपको मैंने लिख के बता दिया। सिंपल से आप समझिए कि अपरा क्या होता है, तो अपरा एक प्रकार से माता और शिशु, ठीक है, माता और शिशु जो भ्रूण होता है उसके बीच एक प्रकार से एक संबंध स्थापित करता है, जिससे क्या होता है भ्रूण के विकास में काफी ज्यादा ये सहायक होता है और उसको एक प्रकार से पोषण प्रदान करता है। उसको जिस प्रकार से जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो उसको ऑक्सीजन प्रदान करता है, कई सारी चीजें जो है ये अपरा ही करता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आपका इसका जो है सिंपल सा लैंग्वेज हो जाएगा। अब देखिए यहां पर सबसे पहले इसके कार्य को समझते तो कार्य में आपका यही चीजें हो जाएंगी। जैसे यहां पर फर्स्ट है आपका कि अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु जन्म के सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया इसका कार्य, ठीक है। तो ये आप यहां पर कार्य भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार ये आए हुए हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा देखिए, तो अपरा के द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है, यानी कि जैसे जो भ्रूण होता है, ठीक है, गर्भाशय में, तो उसको जो एक प्रकार से जिस भी चीज की जैसे कि पोषण की आवश्यकता भी होगी, है ना, और इसके अलावा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और भी कई सारी चीजें जो है
उत्सर्जन में भी काफी सारा सहायक करता है। तो मतलब ये सारी चीजें जो है अपरा ही करता है ना। तो ये आपका इसका हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देखिए, यह माता के रुधिर से लाभदायक पदार्थों को भ्रूण के रुधिर में प्रवेश कराता है, जिससे भ्रूण का विकास हो पाता है। यानी कि एक प्रकार से कहें तो अपरा ही होता है जो कि एक प्रकार से पूरा तरह जो है भ्रूण को विकसित करता है। अगर ये नहीं होगा तो एक प्रकार से भ्रूण का विकास संभव नहीं है। और यहां पर ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग है। ठीक है, तो यहां से 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा कि परिवार नियोजन पर टिप्पणी दीजिए। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परिवार नियोजन या आपका जनसंख्या नियंत्रण करके क्वेश्चन आता है, इसमें अथवा में क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि परिवार नियोजन क्या है। देखिए मैं इसमें आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, बहुत ज्यादा यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो क्या होता है परिवार नियोजन, तो आप यहां पर समझिए कि इसका जो परिवार नियोजन का शाब्दिक रूप क्या है। परिवार नियोजन जो है शाब्दिक रूप से परिवार नियोजन का अर्थ साधारण 2 या 3 संतानों को जन्म देकर परिवार के आकार को नियोजित रूप से सीमित रखना समझा जाता है। यानी कि एक प्रकार से कम जो है मतलब जिस परिवार में कम संतानें होंगी उसे बोल सकते हैं कि वह परिवार नियोजित है ना। तो यानी कि शाब्दिक रूप से जो परिवार नियोजन का अर्थ है साधारण 2 या 3, ठीक है 2 या 3 संतानों को जन्म देकर परिवार को जो है परिवार का जो आकार है उसको नियोजित यानी कि कम रखना। ठीक है, एक प्रकार से कम रखना, तो नियोजित रूप से सीमित रखना समझा जाता है। और परिवार नियोजन से तात्पर्य ऐसी योजना से है, एक प्रकार से यह योजना भी समझी जाती है। तो ऐसी योजना से है जिसमें परिवार की आय, माता के स्वास्थ्य, बच्चों के समुचित पालन पोषण तथा शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समय पर एक आदर्श संख्या में संतानों को जन्म दिया जाए। तो मतलब इसमें देखिए क्या होता है जो परिवार नियोजन है, इसमें होता है कि जैसे कि किसी परिवार में कम संतानें होती हैं तो एक प्रकार से परिवार नियोजन के अंतर्गत आता है। और कभी कभी दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन यहां पर एक और बनता है जो कि होता है परिवार नियोजन की विधियां बताइए। यानी कि इसमें स्थायी विधियां भी होती हैं और अस्थायी विधियां भी होती हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा सा लॉन्ग में पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये आपका एक लॉन्ग में क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपको इसको पढ़ लेना। और इससे देखिए क्या लाभ होते हैं, तो लाभ भी मतलब काफी सारे, जैसे जो है परिवार में क्या होता है जैसे 2 से 3 बच्चे होंगे तो उसमें उनका जो है पालन पोषण भी अच्छे से हो सकेगा और उनकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। उनका शिक्षा का जो व्यवस्था है वो शिक्षा भी अच्छे तरीके से हो सकती है। तो मतलब यहां पर कम परिवार जो कम संतान होगी तो एक प्रकार से जो खुशहाल परिवार होता है, तो इसमें आपका ये क्या होता है परिवार जो है नियोजन पर आ जाता है। और टिप्पणी में अगर आता है तो आपको इतना बताना है। और अगर आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा इसमें जो है अस्थायी और स्थायी विधियां जो होती है उनको भी पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका 6वां क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं अपने 7वें पर। देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि मेंडल ने जिन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया उनमें से 4 के नाम बताइए। ठीक है, तो यहां पर मेंडल ने आप सभी जानते होंगे मेंडल के नियम। ठीक है, तो उनमें आपको उनके नियमों को भी पढ़ना है और उनके नियमों का मैं एक आपको अलग से वीडियो जरूर से दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपका जो मेंडल ने जिन लक्षणों का वंशागति का अध्ययन किया था उनमें 4 के नाम बताने। तो देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप के 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया था, जिसमें से आपका पहला क्या है बीज का रंग हो गया, दूसरा आपका बीज का आकार हो गया, इसके अलावा तीसरा आपका है पुष्प का रंग हो गया और चौथा आपका पुष्प की स्थिति। यानी कि ये चीजें देखकर मेंडल ने उनके जो है एक प्रकार से जो है मटर पर किया था सारे प्रयोग। ठीक है, तो मतलब यहां पर क्या है कि ये चीजें देखकर जो है एक प्रकार से वंशागति का अध्ययन किया गया था। ठीक है, तो मेंडल ने इस प्रकार से किया था और ये 4 आपके क्या हो गए इसके अध्ययन मतलब एक प्रकार से इनके लक्षण है ना। तो बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प का रंग और पुष्प की स्थिति। ठीक है, तो ये 4 हैं, चारों को याद कर लीजिएगा, शॉर्ट में आता है आपका। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 8 है, कह रहा कि जीन की परिभाषा दीजिए। तो जीन क्या होता है इसकी परिभाषा आपको देना है इसमें। तो देखिए हम लोग इसका आंसर देखेंगे। जीन गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है। ठीक है, क्या है दोस्तों, जीन जो है गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है जो किसी अनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं जीन अगर नहीं होगा तो क्या होता है जो एक प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण होते हैं वो स्थानांतरित नहीं होते हैं। और इससे मतलब जैसे आप लोग जानते हैं ना डीएनए क्या होता है, डीएनए एक परिवार का जो है मतलब जो है पिता के डीएनए जो है पुत्र का डीएनए इस प्रकार से उनके संतानों से मैच कराया जाता है। तो मतलब ये क्या होता है एक प्रकार का जीन ही होता है और इसमें एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है, यानी कि स्थानांतरित होता रहता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जो जीन है वह एक प्रकार से क्या है गुणसूत्र है और मतलब एक प्रकार से गुणसूत्र पर स्थित रचना होती है जो किसी अनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब एक प्रकार से अनुवांशिक गुण यहां पर आप डीएनए मान लीजिए तो ये आपका पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में ट्रांसफर होता रहता है।
ठीक है। और इसके बाद क्या है, यह वंशागति की इकाई भी होती है, यानी कि जीन क्या होती है, वंशागति की इकाई है, पॉइंट है, इसको पकड़ लीजिएगा, ये पॉइंट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ये वंशागति की इकाई होती है। और जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो जॉनसन ने किया था। और यह भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन कि मतलब जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जॉनसन ने किया था। यानी कि आपका यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है, तो इसको ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका जीन की परिभाषा हो गई। और जीन शब्द को आप समझ लिए कि क्या होता है, वंशागति की इकाई होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी आपका एक गुण को जो है आनुवांशिक गुण को ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन है, आपको इनको तैयार कर लेना है। और बाकी दोस्तों अगर जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए हैं, इनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि आपको इसमें लिखने में और तैयार करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर चले जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैं दे दूंगा, या तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता तो आप चैनल के अबाउट में जाइएगा, है ना। चैनल के अबाउट में आपको जाना है, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन हो जाइएगा और वहीं से आप लोग जो है इनका सारा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैं इनका पीडीएफ आपको वहां पर डाल दूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल फ्री में सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, पसंद आए तो यार लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए मैं आपसे दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।